Profit Finstock Private Limited, SEBI registered investment advisor, INA 00651. Is the Nifty ready for July? We've had 5 months of lower highs, but watch these crucial levels right now. Here is your data-driven roadmap. Let's unlock the ultimate strategy. Kem Cho, Namaste and welcome everyone to another highly anticipated market briefing with Profit from it. दोस्तों मैं हूं पीयूष पटेल and today we are going to decode the absolute truth behind the market numbers. So let's begin. आज हमारा फोकस है दोस्तों जॉली जुलाई पर। आप जानते हो दोस्तों हर महीना हम निफ्टी मंथली अपडेट्स देते हैं। ये उसी सीरीज का एक पार्ट। जुलाई मार्केट के लिए जॉली होने वाला है या जोश जून का आखिरी हैंगओवर अभी बाकी है। दोस्तों आज हम टेक्निकल आउटलुक, फंडामेंटल रियलिटीज और आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट अस डाइव इन। सीधे चलते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव समरी पर। तो मार्केट का करंट रडार क्या कह रहा है दोस्तों? टेक्निकल आउटलुक, टेस्टिंग निफ्टी 24,262 एक रेजिस्टेंस बैरियर। ये 5 महीने से हमने नया हाई नहीं देखा है। तो दोस्तों इन्वेस्टर को 24,262 अपनी डायरी में लिख देना चाहिए। इसके ऊपर ही तेजी है। सेकंड हो दोस्तों हमारा आज के डिस्कशन में रहेगा मैक्रो और फंडामेंटल। हमारा Q4 रियल जीडीपी 7.8% पर हिट हुआ है, राइट? कपल्ड विथ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। वैल्यूएशन देखे निफ्टी अभी अपने लॉन्ग टर्म इंट्रिंसिक फेयर पी से भी 4% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो खुशखबर है। एक्शनेबल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों? मेंटेन एसआईपी, डू नॉट स्टॉप योर एसआईपी ड्यूरिंग दिस करेक्शंस। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं दोस्तों और इकोनॉमी की एक्चुअल पिक्चर देखते हैं। दोस्तों राइट नाउ वी आर नेविगेटिंग अ ड्यूअल शॉक। दो जगह से दोस्तों शॉक। हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। FY26 बंद हुआ विद अ क्रेडिबल 7.7% ग्रोथ, राइट? तो 7.7% ग्रोथ अच्छा ग्रोथ था जब दुनिया 3% से बढ़ रही है। और डिसिप्लिन्ड 4.4% फिजिकल डेफिसिट। दोस्तों फिजिकल डेफिसिट भी बढ़िया है, ग्रोथ भी बढ़िया है दोस्तों। मेजर इकोनॉमी ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दोस्तों भारत है। लेकिन रिस्क मैप काफी बदल गया है। एक तरफ है दोस्तों एक्सटर्नल स्क्वीज है जिसमें यूएस रेट्स हाई है और एफपीआई कैपिटल फ्लाइट हो रही है, और दूसरी तरफ इंटरनल स्क्वीज यानी राइजिंग क्लाइमेट रिस्क और सीवियर मॉनसून डेफिसिट। आरबीआई ने भी इसकी बात कही थी और अब हम मॉनसून सीजन में एंट्री ले चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट इशू फ्रेंड, it is intersecting with geopoliticals in right real life time। इस चार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों। निफ्टी पिछले 21 महीनों से एक करेक्शन लाइफ साइकिल में है, यानी 21 महीने से हमें नया हाई नहीं देखा। 21 महीने से अगर नया हाई नहीं देखा तो ये हो सकता है 25-26 महीने से बाजार एक करेक्शन मोड से गुजर रहा है, राइट? हमने फेस ए का शार्प फॉल देखा दोस्तों। ये था फेज ए अक्टूबर 2024 जब हमने स्लो डाउन देखा इकोनॉमी में, जब दोस्तों बाजार के वैल्यूएशन बड़े हाई थे क्योंकि हम जबरदस्त रैली करके यहां पहुंचे थे। तो रैली में बाजार महंगा होता है, बाजार महंगा था, महंगे से कोई दिक्कत नहीं थी, पर स्लो डाउन आया और बाजार में हमने अक्टूबर से मार्च महीने तक एक जबरदस्त शार्प फॉल देखा 45-33 पॉइंट्स का, जो 17% का था। दोस्तों ये मैं बात निफ्टी की कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टर ध्यान रखे कि जो ब्रॉडर इंडाइसिस होते हैं वो जनरली ज्यादा टूटते हैं। अगर स्मॉल कैप, आप मिड कैप या फिर एसएमई के निवेशक हो तो ये 17% आपके काम का नहीं है, उधर ज्यादा गिरावट आई थी। फिर फेज बी का 100% रिकवरी आया। अब ये अगेन निफ्टी का रिकवरी है, जो फेज बी में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025। दोस्तों ये रिकवरी इसलिए आई थी क्योंकि जो स्लो डाउन था फेज ए में वो खत्म हो चुका था और हम वापस ग्रोथ में एंट्री ले चुके थे। तो ग्रोथ में एंट्री हमें रिकवरी दी और हम पूरा रिकवर हुए। यहां दोस्तों अगेन ध्यान रखें, ब्रॉडर इंडाइसिस 100% रिकवर नहीं हुए थे। अगेन आप स्मॉल कैप देखो, मिड कैप, एसएमई देखो, दोस्तों इनकी रिकवरी अधूरी थी, राइट? तो ये जनरली आप देखते हो। पर इतनी बढ़िया रिकवरी के बाद फेज सी भी आया। ये क्या है दोस्तों? ये था रैपिड ड्रॉप, जबरदस्त ड्रॉप अचानक। क्योंकि आपको मैं याद करा दूं,
हमने 28 मार्च को क्वार्टर 3 के जीडीपी डेटा आप लोग के साथ पब्लिश भी किए थे। एवरीथिंग वाज वेल। और नेक्स्ट डे यूएस ईरान का युद्ध शुरू। दोस्तों ये वो युद्ध था जो हमारे सामने ऑयल और फ्यूल रिलेटेड बड़े चैलेंजेस लाने वाला के डर से हमने रैपिड ड्रॉप सिर्फ ये जैन फेब मार्च 3 महीने में 16% का फॉल देखा। 4190 पॉइंट्स। दैट वाज फेज सी। दोस्तों जनरली करेक्शन इसी प्रकार से देखा जाता है, ए बी सी। फिर दोस्तों आता है एक्स फेज। जो एक्स फेज में अभी हम है, ये एक्स फेज शुरू हुआ है अप्रैल महीने से और अभी हम जून महीने में है। तो अप्रैल टू जून, यस अप्रैल मई जून 3 महीने का, राइट। एक ट्विस्ट देख लिया है, क्लोजिंग एट 23,866। ट्विस्ट ये है कि 3 महीने की रिकवरी पर हमने 5 महीने से नया हाई तो बाजार को बनाते हुए देखा ही नहीं है मंथली बेसिस पे, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 महीने से हम रिकवरी मोड में है, पर एक भी महीने में हमने अभी तक हायर हाई नहीं देखा है। दिस इंडिकेट कॉशियस ट्रेंड, राइट। अब अगर हम डरिंग करंट फंडामेंटल्स एंड चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो दोस्तों हायर हाई पे सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो नहीं हुआ है घटना उसको हमें फोकस करना पड़ेगा। सो लेट्स ब्रेक डाउन द एग्जैक्ट टेक्निकल लेवल। दोस्तों जो नहीं होता है वो होता है, तो हम कहते हैं द बैंड ऑफ द ट्रेंड। जैसे बैंड ऑफ द ट्रेंड दोस्तों हमने अक्टूबर 2025 में देखी थी। बाजार हायर हाई लगाता था, पहली बार लोअर लो लगा और देखो ये 21 महीने हो गए करेक्शन के। सिमिलरली हायर हाई लगाया ही नहीं है 5 महीनों से। अब हम अगर ये हायर हाई देखते हैं, ये बैंड ऑफ द ट्रेंड रहेगा, दोस्तों हम जबरदस्त तेजी देख सकते हैं। तो यहां आपको एक नंबर याद रखना है, एक नंबर द हर्डल कौन सा, 24,262 which is previous month high. Sustaining above this previous month's high will break the abnormal 5 month cycle of lower high. अगर हम यहां से सस्टेन रहते हैं दोस्तों, तो अपसाइड टारगेट पहला होगा हमारा 24,602, उसके ऊपर 24,925 और 25,587। जी हाँ दोस्तों, 24,262 के ऊपर हमारे पास स्पेस बनती है सीधी 25,587 तक की, मतलब करीबन 1200-1300 पॉइंट की तेजी। ये तो मजा करा देगी, पर उसके लिए हमें टिकना पड़ेगा 24,262 के ऊपर। हम 25,587 भूल जाएंगे, ये नहीं आएगा तब अगर बाजार 24,262 के नीचे रहता है, राइट। सो वी शुड रिमेंबर, बट आता है, बट इफ वी फेस अ बेरिश रिजेक्शन ईयर, तो फ्लैट टू नेगेटिव बायस ट्रिगर होगा। पोटेंशियली दोस्तों ये ड्रैग कर सकते हैं उस केस में 22,011, मतलब 24,262 एक पाइवट जगह है हमारे। ये महीने का पाइवट पॉइंट 23,733 है, लेकिन हमारे लिए पाइवट जगह 24,262 है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों हुआ, राइट। सो यस, रेडी हो जाओ दोस्तों। 24,262 पार करे तो एक साइकिल नहीं देखने के लिए दोस्तों, राइट। अब चलते हैं दोस्तों ब्रॉडर मार्केट के मैट्रिक्स पर। सो वेयर इज मनी फ्लोइंग। दोस्तों जब बहुत मार पड़ी है स्मॉल कैप ना माइक्रो कैप ना उन सबको, तो रिकवरी की जब आशा होती है तो ये भी पॉजिटिव होते हैं। तो अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है, निफ्टी की पॉजिटिवनेस किधर है, कौन सा लेवल बताया था मैंने, 24,262। 24,262 के ऊपर निफ्टी रहता है तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जबरदस्त तेजी देखेंगे। जिन्होंने अब तक रुलाया वो कमा के देंगे। निफ्टी बैंक, फार्मा, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, ये सब दोस्तों पॉजिटिव बायस में रहेंगे। बाजार पॉजिटिव ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बाजार नेगेटिव, नेगेटिव बाजार कब रहेगा, अगर 24,262 के नीचे रहता है। बाजार नेगेटिव तो ज्यादा मार किसको पड़ेगी, कॉमोडिटी, सीपीएससी, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, मेटल और पीएसई। दोस्तों यहां ध्यान रखें, निफ्टी आईटी भी नेगेटिव बायस में आ सकता है टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन कंसिडरिंग टीसीएस के रिजल्ट, दोस्तों टीसीएस के रिजल्ट बढ़िया आए। 3 साल बाद दोस्तों हमने वहां पे ग्रोथ देखा है। ये पूरा ग्रोथ डॉलर की तेजी की वजह से नहीं है दोस्तों। आपको याद हो तो पिछला साल हमने नेगेटिव सीसी ग्रोथ देखा था, पर दोस्तों सीसी ग्रोथ भी 3.2% है। मतलब
बुरा समय अब पॉज हो सकता है आईटी सेक्टर के लिए। नेगेटिव बायस मैंने नाम हटा दिया है क्योंकि फंडामेंटल चेंज हमने आईटी में देखे हैं। राइट, अगले महीने बिल्कुल हाई क्लैरिटी हो जाएगी क्योंकि तब तक कई कंपनी के रिजल्ट आ चुके होंगे आईटी। क्रूड ऑयल 69.5 आ चुका है, बढ़िया गिरावट। 67 का एक अच्छा सपोर्ट मान के चलेंगे। डॉलर 94.67 पे है दोस्तों। 94.15 डायरी में लिख लेने का। डॉलर वीक तब होगा अगर हम 94.15 को ब्रेक करके नीचे जाते हैं। तो 94.15 के ऊपर तेजी है, 94.15 के नीचे डॉलर में मंदी है। बिटकॉइन दोस्तों हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट स्टिल जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल 74,000 है। बाइंग रेंज 48,000 से 68,000 की रहेगी। ये हाई वॉलेटिल एसेट है दोस्तों। बाजार भी करेक्शन में 21 महीने से, पर बाजार रुलाता नहीं है, वो आपको डिविडेंड देता है। और जो पुराने निवेशक होते हैं, दशक हो गया, 15 साल हो गए, उनको तो करेक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी हर साल बढ़िया डिविडेंड यील्ड रहती है। बिटकॉइन वो एसेट नहीं है। बिटकॉइन में खुश रहने के लिए वो चलना चाहिए क्योंकि आपको कोई अर्निंग नहीं देता है। ये वो एसेट्स नहीं है जो रियल है। राइट, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट रिकमेंडिंग, बट यस मैंने लेवल दिए हुए। नाउ आई एम कमिंग टू फंडामेंटल स्कोरबोर्ड। राइट, चार्ट तो ठीक है, पर बैलेंस शीट क्या कहती है? फंडामेंटल्स डोंट लाई। FY26 में निफ्टी 500 का नेट प्रॉफिट दोस्तों 17% ग्रो हुआ है। दिस इज कैटेगराइज्ड एज एक्सलेंट। निफ्टी 50 के प्रॉफिट 13% से बढ़े हैं। तो ब्रॉडर मार्केट के प्रॉफिट टूटे भी ज्यादा थे तो अब बढ़ेंगे भी ज्यादा। इन्हें मार भी ज्यादा पड़ी थी तो अब ये परफॉर्म भी करेंगे। राइट, जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो तो आपको खाली निफ्टी 50 नहीं देखना है क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 500 भी बहुत हद तक रखते हो। तो गिरावट में वो परफॉर्म बुरा भी करता है, पर अब जब तेजी आती है वो भी दोस्तों परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। रेवेन्यू ग्रोथ दोनों का बढ़िया है, हालांकि हमें डबल डिजिट चाहिए। हम उम्मीद करेंगे यस 2027 में हम डबल डिजिट का ग्रोथ देखें। पीई निफ्टी 500 का 23 का है जो फेयर है। निफ्टी 50 का 20.7 मतलब ये भी फेयर है ना। निफ्टी महंगा है, निफ्टी 500 से ना प्रॉफिट ग्रोथ जिधर सेम प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5 एंड 3। डिविडेंड यील्ड भी निफ्टी 550 1.23 दे रहा है। बोथ आर फेयर। राइट, मूविंग अहेड टू द साइलेंट कंपाउंडिंग मशीन। तो रिटेल इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? लेट मी शो यू दोस्तों। मार्केट का शोर अपनी जगह, मार्केट तो गिरेगा भी बहुत न चलेगा भी बहुत, पर रियल वेल्थ अपनी जगह है। मीट द साइलेंट कंपाउंडिंग मशीन जो पीछे काम करती रहती है, एंड दैट इज डिविडेंड्स। जैसा मैंने अभी बिटकॉइन के एग्जांपल में बताया कि दिस इज नॉट अ वर्चुअल एसेट, ये रियल एसेट है। फैक्ट्री में आप पैसा लगा रहे हो, वो फैक्ट्रियां जिनकी कई एसेट्स है, मैन पावर है, जो रियल में प्रॉफिट करती है, खाली हवा में बातें नहीं है। तो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिविडेंड के रूप में। आप यहाँ पे पार्टनर होते हो कंपनीज के। निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स जो आप देख सकते हो 2006-7 में 61 थे। राइट, निफ्टी उस समय आपको 61 रुपीज डिविडेंड देता था। आज अगर आप देखो डिकेड हो चुका है, कितना दे रहा है निफ्टी डिविडेंड आपको? ये साल 321 देगा। आज एस्टिमेट 3.21 पॉइंट का है। मतलब आपको बाजार किधर भी गया, बाजार तो आपका ऑलरेडी बढ़िया चला है, लेकिन आपकी एनुअल इनकम भी दोस्तों इधर 6 गुना हुई है। मतलब जो इन्वेस्टर को 2006-7 में लाख डिविडेंड आता था, उनको अभी 6 लाख डिविडेंड आ रहा है। तो बाजार का वैल्यू भी बढ़ा, एनुअल इनकम भी बढ़ी, और ये डिविडेंड तो दोस्तों इंफिनिटी तक आता है। आपकी एक दो कंपनी फेल हो सकती है, पर जो पोर्टफोलियो आप बनाते हो वो थोड़ी ना फेलियर है, वो तो आपको एनुअल इनकम जिंदगी भर देने वाला है। लोग वोलाटिलिटी से डरते हैं, बट नोटिस करो कि 2008 के क्राइसिस में 12% से डिविडेंड गिरे थे। पेंडेमिक में 21% से आपकी डिविडेंड इनकम कम हुई थी, और उसके बाद 60% के ज्यादा का एग्रेसिव रिकवरी दिया है। Stock prices move incentive, but corporate payout reflect hard cash. You are buying a growing stream of real world income. दोस्तों पिछले साल जैसा आप देख सकते हो, आपको कम डिविडेंड आए, 289 के बदले 279। मतलब सीधी भाषा में देखो, 1000 का डिविडेंड आता था, उनको 2,79,000 का डिविडेंड आया। कम आया, आना नहीं चाहिए था। प्रॉफिट बढ़े हैं, कम बढ़े थे पर बढ़े थे, पर वॉर की वजह से कंपनियों ने कैश अपने पास रखे। तो दोस्तों ये साल तो डिविडेंड आपको पिछले साल के भी आ जाएंगे। तो ये साल आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर डिविडेंड अर्निंग्स। रेडी हो जाओ दोस्तों, तगड़े डिविडेंड आने वाले हैं। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स वैल्यूएशन। तो क्या निफ्टी सस्ता है या महंगा?
वॉरेन बुफे साहब कहते हैं प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आज करंट मार्केट प्राइस दोस्तों 24,207 है, राइट। ये अपना आखिरी क्लोजिंग है जून महीने का, जुलाई में एंट्री ले ली अपन ने। जबकि निफ्टी की लॉन्ग टर्म फेयर वैल्यू Q1 के उसके हिसाब से दोस्तों 25,208 है। भैया 1000 पॉइंट कम लेवल पे है, मतलब ये लेवल से रिस्क कम है, रिवॉर्ड तगड़ा है। दोस्तों जब बाजार में हाईली प्रेडिक्टिबिलिटी कम होती है, अनिश्चितता होती है, उस समय दोस्तों बाजार रिएक्ट करता है नेगेटिव। पर ऐसे समय पे दोस्तों आपको रिवॉर्ड बढ़िया मिल सकते हैं अगर आप कंटिन्यू निवेश करते हो। ये लेवल से भी दोस्तों 16.9% का मैं अप रहा हूं, और रिस्क कितना है, खाली 8.7% का रिस्क। मतलब कुछ भी बुरा आ जाए तो बाजार डाउन से डाउन 22 जा सकता है, मतलब 9% का डाउन साइड। उसमें भी टेंशन क्या है, नीचे आएगा तो और एक्यूमुलेट करेंगे ताकि और सस्ता मिले। पर बाजार को अगर नेगेटिव चीजें निकल जाए दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आर जस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर हाई क्वालिटी कंपाउंडिंग एसेट्स। दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बाजार बुल है। जितना शॉर्ट टर्म दिक्कतों में हम इकट्ठा करेंगे उतना हमें ज्यादा फायदा है, राइट। सो लेट्स चेक द इंजिन्स रनिंग द इकोनॉमी। क्या 28,000 या आने वाले समय में 2030 2035 में जो और हम 40,000 80,000 निफ्टी जो देखेंगे ये पॉसिबल है? ग्रोथ इंजन तो दोस्तों अभी टॉप गियर में है। Q4 रियल जीडीपी तो 7.83% का है, यानी पूरे साल का जो जीडीपी है 7.7, उससे बढ़िया Q4 है। ये बताता है कि नियर टर्म शॉर्ट टर्म तो और बढ़िया है। लेकिन फ्रिक्शंस कहाँ है दोस्तों? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में सीपीआई इन्फ्लेशन रिसेंटली बढ़ी है, बट इट इज ड्राइवन स्पेसिफिकली बाय एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स, नॉट बाय डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल इश्यूज। हमारी इकोनॉमिक गाड़ी के शॉप ऑब्जर्वर्स कितने मजबूत है दोस्तों? बहुत मजबूत है। गवर्नमेंट ने 4.4% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट बिल्कुल सेफली मीट कर लिया है। कैपेक्स इज होल्डिंग स्टेडीली एट 22% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी बढ़िया है दोस्तों। प्रूविंग द हाई क्वालिटी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन और हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जैसे ऑटो सेल्स और बैंक क्रेडिट अपवर्ड मोमेंटम में है दोस्तों। ये सारी चीजें बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट द बिग मनी मूव्स। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, ऑलमोस्ट 29.2 बिलियन इन क्यूमुलेटिव नेट फ्लोज। दोस्तों जून महीने तक यही हमने देखा। यस, ये महीना दोस्तों हमने वापस से इनफ्लो भी देखा है एफआईआई का, पर मैंने इस डेटा पॉइंट में अभी वो उल्लेख नहीं किया है क्योंकि जुलाई खत्म नहीं हुआ है, अगले महीने का ये चित्र कुछ और होगा, राइट। उसी प्रकार से जब ये लोग बेच रहे थे 29.2 बिलियन डॉलर, इंडियन मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? ये नॉर्मल करेक्शन है। बाकी 29 बिलियन डॉलर अगर बाहर निकलता है तो बाजार दोस्तों आधा होना चाहिए था। दुनिया भर में ये हुआ है। इंडोनेशिया का मार्केट, ये भी इमर्जिंग मार्केट हुआ भारत की तरह, दोस्तों आधा हो गया है अप्रैल में जून में। वहां से भी इसी प्रकार का आउटफ्लो हुआ है, और भारत में इसकी इफेक्ट क्यों नहीं पड़ी? बिकॉज ऑफ अवर डीआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यूएस डॉलर 47.4 बिलियन इन्फ्यूज किए हैं। रुपए में ये 4.5 लाख करोड़ हुए दोस्तों, यानी एफआईआई से ज्यादा अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर मैं ये भी कह दूं कि अब तक राज दोस्तों एफआईआई का था इंडिया में, अब दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का स्टेक भारत में एफआईआई से बड़ा हो चुका है। तो अब हम डिपेंड नहीं है दोस्तों बाहर के इन्वेस्टर्स के ऊपर। डोमेस्टिक इन्फ्लोस फॉरेन सेलिंग को एग्रेसिवली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं दोस्तों इस महीने की सबसे बड़ी कहानी पर। अभी यूएस ईरान तो पिछले महीने तक था, राइट। अभी ये महीने की बड़ी कहानी क्या है? चलो अभी बीच में यही लास्ट वीक ट्रंप का दिमाग भी वापस से खराब हुआ और वापस से युद्ध जैसा आपने देखा, तो बाजार पे उसकी नेगेटिव इंपैक्ट आई थी, पर ये सब चलता जाएगा। उसके साथ दोस्तों ये महीने की और एक शॉक बड़ा है, द सेकंड सप्लाई साइड शॉक, क्लाइमेट रिस्क। दोस्तों क्लाइमेट रिस्क आर रीशेपिंग इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक। दोस्तों इस शॉक की बात हमने पिछले महीने के भी इंडाइसिस व्यू में कही थी, आरबीआई ने भी इसकी बात कही थी। बेसलाइन हीट इज राइजिंग। इंडिया के 10 वार्मेस्ट ईयर्स, अब तक के सबसे गर्म साल इसी दशक के 8 में से एक थे, राइट।
तो यस, इंडिया के वार्मेस्ट 10 ईयर्स में से 8 लेटेस्ट डिकेड में ही अकर हुए, मतलब गर्मी बढ़ती जा रही है। अल नैनो क्लाइमेट शिफ्ट डायरेक्टली लोअर आउटपुट और परसिस्टेंट फूड इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहा है। अब फोरकास्ट क्या था साउथ वेस्ट मानसून का दोस्तों? इट वॉज रिवाइज डाउनवर्ड टू जस्ट 90% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। पहले तो बिल्कुल डेफिशिएट रेनफॉल की बातें चल रही थी, पर उसे रिवाइज करके लॉन्ग एवरेज से 90% कम हो, ये बातें रखी गई। मॉनसून थ्रेट, उससे फर्क क्या पड़ता है? फ्रेंड्स, द साउथ वेस्ट मॉनसून इज अवर लार्जेस्ट अनहेज्ड मैक्रो रिस्क। ऑफिशियल फोरकास्ट ने 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल डिक्लेयर की थी, और एक्यूट रियलिटी इन अर्ली जून वॉज टेरिफाइंग। एक्चुअल रेनफॉल बिटवीन जून 4 एंड जून 15 वॉज 64% बिलो नॉर्मल अक्रॉस सेंट्रल, ईस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया। तो जो रिस्क बताया गया था, ठीक रिस्क उसी प्रकार से दोस्तों बढ़ता जा रहा था, राइट? लेकिन ये तो चलो जून तक की बातें थी। अब जैसे जुलाई में आपने कुछ और देखा है, कुछ हमें इसमें राहत मिली है। वो क्या है दोस्तों? ये जून तक का डेटा एनएससी के मार्केट पल्स में इन्होंने बताया था कि भी कितना डेफिशिएट रहेगा। पर जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जुलाई की ऑलरेडी 7-8 तारीख निकल चुकी है, 10 तारीख तक का, यस 11th है, 10 तारीख तक का मैंने आपको एग्जैक्ट चित्र बताने का यहां पे प्रयास किया। लेकिन जुलाई ब्रॉट द मच नीडेड रिलीफ। अब अगर मैं इस बार ये जून महीने की ही बातें आपके साथ करता डेफिशिएट है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 10 दिनों में चित्र बहुत बदला है, राइट? तो रिपोर्ट भले एनएससी का जून में बिल्कुल खराब बरसात का था, आज मैं ये नहीं कह सकता। इट हैज गिवन मच नीडेड रिलीफ। इनिशियल मिड जून का 64% डेफिशिएट अचानक सीवियर इंटेंस शॉवर्स में बदल गया है। बाय जुलाई इट ड्रेस्टिकली कट होके अब सिर्फ 14% रह गई है, विथ 205 mm एक्चुअल रेनफॉल अगेंस्ट 233 mm नॉर्मल। हम 233 mm बरसात को नॉर्मल कहते हैं, 205 mm हो गया। नेचर टेस्टेड अस बट द रिकवरी फेज इज हियर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है, राइट, हमारे लिए। अगर डेफिशिएट बड़ी रहती है तो होता क्या है, क्यों इसको बहुत बड़ा रेड अलर्ट कहा जाता है, इसके बारे में कहा था। समझिए ये चेन कैसे काम करती है। एल नीनो आता है, डेफिशिएट मानसून होता है जब बरसात कम गिरती है, रिजर्वर्स डिप्लेट होते हैं। दोस्तों पूरे साल खेती रिजर्वर्स से होती है, शहरों में पानी रिजर्वर से आता है। अगर ये रिजर्वर्स कम हुए तो हर जगह दिक्कत। खरीफ सोइंग स्ट्रेस में आती है, जिससे फूड इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहती है, और डायरेक्टली हमारा आरबीआई का पॉलिसी रूम नैरो हो जाता है। तो वेदर इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक्स, राइट? हिस्टोरिकल डेट shows us that deficient monsoon years don't just affect current sowing, they systematically degrade reservoir levels. This ruins the upcoming rabi prospect as well, locking the economy into persistent food inflation, specifically in cereals, pulses and vegetables. इस वजह से आरबीआई अभी एक प्रूडेंट पॉज पर ट्रैप्ड हो गया है। एक्सटर्नल वोलाटिलिटी है, यूएस रेट ना, ये यूएस ईरान युद्ध ना, ये हिट कर रहा है, और राइट साइड से इंटरनल सप्लाई शॉक, क्लाइमेट रिस्क, एल नीनो। द ग्रोथ inflation balance has been fundamentally altered, meaning there is zero room for monetary easing right now if we considered huge deficit. हालांकि अब 10 जुलाई तक हमने बरसात देख ली, तो ये जो रिस्क है ये अब काफी हद तक दोस्तों कम भी हो गया, राइट? मार्केट कितना भी नॉइस करे, द कॉर्पोरेट सेक्टर इज क्वाइटली बिल्डिंग द फ्यूचर। दोस्तों 2024 से 2027 के बीच में टोटल कैपिटल रेज, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों को गिनो, तो 56 लाख करोड़ से कॉर्पोरेट ने फंड रेज किया है। द आईपीओ इकोसिस्टम इज हाईली एक्टिव विद 422 एसएमई आईपीओज लिस्टेड जस्ट ड्यूरिंग दिस 3 years. कॉर्पोरेट इंडिया इज एग्रेसिवली एक्सपांडिंग, और बड़े आईपीओ भी आ रहे हैं, जैसे एसबीआई तो अभी जस्ट 14 तारीख को आ रहा है। ये सबसे बड़ा एएमसी है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी बैंक का। तैयारी हो रही है सितंबर में एनएससी के आईपीओ की, जो बड़ा सबसे बड़ा आईपीओ रहने वाला है, और जियो का आईपीओ, अगेन द लार्जेस्ट, राइट? तो कुछ बड़े आईपीओ की तैयारी चल रही है जो बाजार में फंड को इन्फ्यूज करेगा। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? द रिटेल इंजन। दोस्तों एनएससी पे आज 13 करोड़ यूनिक रजिस्टर्ड पान है। कितने? 13.1 करोड़।
जस्ट अभी 2021 में दोस्तों ये खाली 3 करोड़ थे यार। पिछले 5 साल में 3 के सीधे 13, 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिकली दोस्तों हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। पर कौन सपोर्ट कर रहा है, किधर से ये इन्वेस्टर आ रहे हैं? सबसे बड़ी इंसाइट ये है कि न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन में टॉप 5 स्टेट कौन से होंगे? मैं आपको पूछूं, आप बोलोगे महाराष्ट्र, बराबर है वो तो। तमिलनाडु, वो भी बराबर है। गुजरात होना चाहिए, कर्नाटक होना चाहिए, वो नहीं है दोस्तों। इस बार के टॉप 5 स्टेट्स अलग है। ऐसा कैसे हो गया? टॉप 5 स्टेट्स इंक्लूड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश तो हमने 2 साल पहले ही जबरदस्त अपटिक देखा, जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर था। दोस्तों सबसे ज्यादा डिमेट उत्तर प्रदेश ने खोले, पर ये महीने का डेटा तो अब बिहार को भी आगे ला रहा है। मतलब वो जगह जहां बिल्कुल लोग निवेश नहीं कर पाते थे, अब वो स्टेट्स भी सुधर रहे हैं, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन, कर्नाटका एंड गुजरात इज आउट ऑफ दिस न्यू इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन लिस्ट। देखो वैसे भी गुजरात कर्नाटक में, वैसे गुजरात में तो जबरदस्त इन्वेस्टर पेनिट्रेशन है, राइट? तो अभी भी ये स्टेट्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर है, पर नए रजिस्ट्रेशन वहां होंगे ना जिधर नहीं है, राइट? तो हमने यूपी, ये तीनों स्टेट्स को अब लीड करते देखा है। सो दैट्स ग्रेट। Financialization is permanently moving out of traditional commercial hub like Gujarat, Karnataka, and moving to Uttar Pradesh and Bihar, providing a structural long-term bid for Indian equities. Right? So that's great. बड़ा झटका है ये। फाइनल कंक्लूजन क्या है? सिंपल रूल बुक है। प्राइमरी डायरेक्टिव क्या होना चाहिए? बाजार तो गिर रहा है, सस्ता है तो मैं करूं क्या? बाजार सस्ता है तो क्या करें आप? SIP करो। कंटिन्यू योर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन इक्विटी while the market remains in the correcting phase। एक बार बाजार प्रीवियस हाई के ऊपर निकल जाए, फिर आप SIP, गोल्ड है, फिक्स सिक्योरिटीज में करना। अभी इक्विटी को पैसा चाहिए। सेकंड इज योर बाय एग्रेसिवली ड्यूरिंग फॉल्स। 24 to 62 के ऊपर अगर बाजार टिका, फिर दोस्तों आपको बहुत लंबा समय नहीं मिलने वाला है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। फिर इक्विटी लॉक हो जाएगा क्योंकि सब महंगा हो जाएगा, राइट? मूविंग नेक्स्ट, वन लास्ट थिंग बिफोर वी गो, आगे का क्या प्लान होना चाहिए? हमें विदाउट रिस्क मैप को एक्नोलेज। क्लाइमेट रिस्क टेम्पररी, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप से रिजॉल्व नहीं होते। द टास्क अहेड इज टू प्रिजर्व अवर पॉलिसी रूम, rely on domestic buffers like our massive $47.4 billion DII inflows, and mentally prepare for a broader range of outcomes। आप सभी को एक मेगा दोस्तों इनवाइट है इस बढ़िया से करेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। डिस्क्लेमर बता दूं सबको दोस्तों, याद रखिए, द सेशन इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We are SEBI registered corporate investment advisor, but your financial health requires your active due diligence. Thank you for tuning in. Keep learning, keep compounding, and let's turn this July to Jolly July into a massive opportunity. Thank you very much and Jai Hind.